हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। देखिए, आज हम लोग जो है सामान्य जानकारी यानी कि जीके जीएस की क्लास करने जा रहे हैं। ये हम लोगों की शायद सेकंड या थर्ड क्लास है और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब लगभग पेपर जो है क्लियर ही हो चुका है कि पेपर जो है हमारा लास्ट नवंबर थर्ड वीक से लेके फोर्थ वीक तक हो ही जाएगा। तो इसलिए अब हम लोगों के पास 20 ही दिन बचे हैं लगभग। तो इस 20 दिन में कोशिश यही रहेगी कि आपको सामान्य जानकारी यानी कि जीएस के भी जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाए, जिससे आने वाले समय में जब आपको जो जीएस के क्वेश्चन जब वहाँ मिलें तो आपको ऐसा लगे कि हाँ हमने पढ़े हुए थे और आप उसको अटेम्प्ट करके नंबर अपने बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, हमसे पूछा जा रहा है जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति होती है। ठीक, अब ये कौन करता है, यहाँ पे करता है। ठीक, तो देखो जो लोकसभा में जो लोकसभा के जो महासचिव होते हैं इसकी जो नियुक्ति है, तो देखिए जो इसकी नियुक्ति है वो हमारे करते हैं अध्यक्ष जी। ठीक है, लेकिन ये करते कैसे हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री और जो विपक्ष का नेता होता है, जो विपक्ष का नेता होता है उससे परामर्श करके जो है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा नवीकरण संसाधन है। देखिए नवीकरण संसाधन मतलब ये जिसको हम लोग दोबारा से उसको प्राप्त कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें से प्राकृतिक गैस एक बार खर्च हो जाएगी, आप उसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोयला जल गया राख बन जाएगी, नहीं मिल सकता। खनिज तेल ये भी जल गया बेकार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं वन की बात। अगर हम आप एक बार एक मान लीजिए हम वन को काट भी देते हैं, ऐसे ऐसे करके वन खड़े थे, अगर हम इनको काट भी देते हैं तो क्या है, हम इनकी जगह पे दूसरे नए वन लगा सकते हैं, यानी कि दूसरे पेड़ लगा सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको जड़ से ना काटिए तो वो फिर जो है हरे भरे हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि जब ये जो है यही एक ऐसा है जिसको नवीकरण किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं को किस आयु तक पद पर रह सकते हैं। तो देखिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो रहते हैं हमारे 62 वर्ष तक। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, सॉरी मैंने देखिए गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं वो हमारे रहते हैं, ये 62 गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जो हैं ये रहते हैं 65 तक। कहाँ तक, 65। सुप्रीम कोर्ट के रहते हैं 65 तक, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के रहते हैं 65 वर्ष तक। अब आप ये मुझे बताइएगा कि जो हाई कोर्ट के होते हैं, जो हाई कोर्ट के होते हैं इनकी जो क्या कह सकते हैं रिटायरमेंट की जो एज होती है वो कितनी होती है। अब वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। देखिए मरुभूमि यानी कि कह सकते हैं राजस्थान टाइप। ठीक, उसमें मृदा अपरदन को रोकना है तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, जब कभी भी मृदा अपरदन की बात आती है, ठीक, तो देखो मृदा अपरदन जो है रोकने के देखो वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन जो अगर ख़ास तरीका है तो वो यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे ऐसे ऐसे करके लगाइए, जिससे क्या होगा कि इनकी जड़ें जो होती हैं ये पेड़ को ऐसे ऐसे करके इसके अपने आसपास की जो मिट्टी होती है इसको पकड़ लेती हैं। तो ये जब ऐसे करके पकड़ लेती हैं तो यहाँ से मिट्टी जाएगी नहीं, और जब यहाँ से मिट्टी नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, वो जब मृदा अपरदन ही नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, पेड़ लगा कर या बना रोपण करके। तो ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उनकी जड़ें जो है मिट्टी के कटान को रोकती हैं, तो उससे जो है मृदा अपरदन होता ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कि निम्न में से किसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है। असदस्य, अच्छा असदस्य लिखा हुआ है, सॉरी। ठीक, ये किसके द्वारा जो इनका जो वो असदस्य द्वारा किसकी सदस्यता की जाती है। देखिए इनका कहने का मतलब यह है कि वो इनमें से
ये 4 में से कोई एक ऐसा अध्यक्ष होता है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो ऐसा कौन सदस्य होता है? देखिए, ये होते हैं हमारे राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य वो हमारे लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए उनको क्या होता है, मताधिकार का भी जो है वो अपने मत का अधिकार भी नहीं कर सकते हैं, मताधिकार ही नहीं होता है उनको। लेकिन वो क्या करते हैं, जब निर्णायक मत कर सकते हैं, जब दोनों पक्ष, जैसे कोई भी बिल पेश किया जाए जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में जब बिल दिया जाएगा तो दोनों तरफ से क्या है, ऐसे करके बराबर पे आ जाए, और कोई भी बिल पेश किया जा रहा है जिसमें कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है, तब ये निर्णायक मत अपना दे सकते हैं कौन, राज्यसभा के अध्यक्ष। कमेंट में आप बताइए कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रतिरक्षण, निष्क्रिय, फिर खाली जगह। प्रतिरक्षियों को बनाने की परिघटना, ठीक, ये किस में होती है? ठीक, देखिए ये प्रतिरक्षण निष्क्रिय प्रतिरक्षियों को बनाने, यानी कि ये हमसे कह रहे हैं जो हमारे बॉडी में जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो कौन बनाता है। देखो, रसायनों, रुधिर या प्रतिजनों, प्रतिरक्षियों का प्रयोग करके। तो देखो, ये जो होते हैं ये हमारे किसके द्वारा बनते हैं? प्रतिजनों द्वारा। प्रतिरक्षण का निष्क्रिय जो है प्रतिजनों, प्रतिरक्षियों को बनाने की परिघटना होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रियासतों को एकीकरण की प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? देखिए, एकीकरण मतलब एक भारत बनाने की, जो हम लोगों की जो पूरा भारत था उसको एक बनाने के लिए उसकी जो प्रमुख भूमिका थी वो किसने की थी? देखिए, ये एक ही आदमी थे उस समय पे, एक तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके साथ तो दूसरे ने दिया था, लेकिन ये पावर अगर देखी जाए तो सिर्फ एक आदमी के अंदर थी। वो थे हमारे उस समय के गृह मंत्री कौन? वल्लभ भाई पटेल। ये इन्हीं में ऐसी पावर थी जो पूरे देश को जो है, पूरे भारत को एक जगह पे ले आए, वरना छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था उस समय पे भारत। तो इन्होंने क्या किया था कि सभी जगह पे बात करके, अंग्रेज़ों के जाने के बाद में इन्होंने क्या किया कि सभी को पूरा एकजुट करके पूरा एक भारत बनाया, वरना आज भारत के कई टुकड़े होते पाकिस्तान और बांग्लादेश के जैसे। तो इनके साथ में कौन था? ये थे बीपी मेनन। तो वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, इन दोनों ने जो है मुख्य भूमिका निभाई थी भारत को एकीकरण करने में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा एक पोषकी परजीवी है? देखो, यहाँ पे एक पोषपी कह रहा है, तो देखो एक पोषकी परजीवी होते कौन से हैं? वे, देखो, जो जो एक पोषकी जो होते हैं वो होते हैं, वो अपना पूरा जीवन क्या करते हैं? एक ही आश्रय में गुजार देते हैं। ठीक, फिर एक ही आश्रय में मतलब एक ही जगह पे, एक ही साथ में, एक ही के लिए गुजार देते हैं। तो देखो, जो इसमें से एक कोशिकीय जो एक पोषी है, जो एक पोषी जो है परजीवी, वो हमारा एस्केरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्केरिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न में कौन सा वायसराय अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बना था? कौन सा वायसराय अपनी अंडमान की यात्रा के दौरान दोषी का शिकार बना था? देखिए, ये जो है ये शिकार बना था हमारा लॉर्ड मेयो। कौन? लॉर्ड मेयो। अच्छा, ये बने कब थे? ठीक है, ये क्या हुआ था, ये 8 फरवरी 1872 को 8 फरवरी 1872 को ये क्या हुआ, ये पोर्ट ब्लेयर में एक अफ़गानी पठान शेर अली जो है वहाँ गए। कहाँ? ये गए थे अंडमान। वहाँ इनको जो क्या हुआ था कि इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ऐसे इस तरीके से कई लोग मारे गए थे, जो कई जो लॉर्ड और मेयो थे, जो इस तरीके से, लॉर्ड मेयो नहीं मतलब लॉर्ड थे, या जो हमारे वहाँ के उस समय के अंग्रेज़ों के जो थे, तो बहुत से ऐसे लोग जो थे कहीं इधर उधर जाने पे मार दिए जाते थे। और किसके द्वारा मारे जाते थे? हमारे क्रांतिकारियों द्वारा। ठीक, निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? देखो, हमसे मानव आमाशय की बात की जा रही है। ठीक है, देखो, जो मानव आमाशय होता है वो हमारा जो है संश्लेषण करता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक करता क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक जो है हमारे भोजन के साथ क्या है, ये जो भोजन के साथ जो हमारे जैसे बहुत से ऐसे होते हैं जीवाणु चले जाते हैं अंदर। ठीक है, क्योंकि खाने के साथ में ऐसा तो है नहीं, अब खाने को आप जो है कभी माइक्रोस्कोप में देखिएगा, बहुत से जीवाणु आपको दिखाई देंगे। तो क्या होगा, जब खाने के साथ बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे जीवाणु जो है हमारे जब पेट में जाते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, उन जीवाणुओं को नष्ट कर देता है।
ठीक। तथा जो होता है, जो जो एंजाइम होती हैं उनकी क्रिया को तेज़ कर देता है, तो इसलिए खाना हजम हो जाता है जल्दी से। और जब भी कभी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अपना काम नहीं कर पाता है, तभी आपने देखा होगा आपको खट्टी डकारें आ जाती हैं, खाना हजम नहीं होता है, पेट गड़बड़ कर जाता है, ये इस तरीके से तभी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किसी फर्म द्वारा उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत वृद्धि को कहते हैं। किसी फर्म द्वारा उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि को क्या कहते हैं? जब इस तरीके की वृद्धि होती है तो उसको हम लोग, देखिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सीमांत लागत। क्या कहते हैं? सीमांत लागत। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया गया था? ठीक, देखो फाइलेरिया का जो संचार है वो हमारा वैसे तो जो है परजीवी के कारण होता है, ठीक है। और इसका जो है परजीवी कौन कौन से होते हैं? जैसे देखो इसके लिए जो मेन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है मच्छर, ठीक है। देखिए मच्छर जो है, यही जो है फाइल जब काटता है तब उससे फाइलेरिया बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक। तो देखो जब फाइलेरिया रोग जो है परजीवी के कारण होता है, इसमें क्या होता है, जो रक्त चूसने वाले जैसे कीड़े होते हैं, देखिए मेन चीज़ तो वैसे तो मच्छर के लिए कहा जाता है, लेकिन सीधे समझ लीजिए जो रक्त चूसने वाले कीड़े जैसे हमारे मच्छर हो गए, ठीक। अब जब मच्छर हो गया उसके अलावा खाली मच्छर तो खून नहीं पीता है, कौन कौन? जैसे मक्खी भी है, मक्खी भी खून पीती है ना, ऐसा थोड़ी ना मक्खी जैसे डंक अंदर नहीं मार पाती तो इसका मतलब ये थोड़ी ना खून नहीं पीती है। तो लेकिन इसमें जो है मच्छर का एक नाम होता है, क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर। अगर ये काटता है तो फाइलेरिया का संचार हमारे शरीर में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की आगे आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे जब किसी फर्म की, तो ये किसी फर्म की औसत आय सीमांत से अधिक हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। सीमांत आय और औसत आय के बीच बराबर आय कभी बराबर नहीं होती। देखिए ऐसा भी नहीं होता, बराबर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? और औसत आय सीमांत आय से अधिक होती है, ये पहले वाले में। तो देखिए होती है ऐसा नहीं है, हो सकती है, ये सही हो जाता है। फिर औसत आय सदा सीमांत आय के बराबर होती है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए ये 13 का सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? ठीक सॉरी, पानीपत की तीसरी लड़ाई हमारी जो लड़ी गई थी वो कौन कौन थे? मराठा और अफ़गान लोग थे। तो देखिए इसमें मुग़ल और अफ़गान ये कैंसिल, यहाँ पे मराठा और राजपूत नहीं, मराठा और अफ़गान ये बिल्कुल सही, ठीक। तो मराठा और अफ़गान, इसका ये किस सन में लड़ी गई थी? ये आप लोग मुझे यहाँ पे इसका जो है सन बताइए, ये किस साल में लड़ी गई थी? ये किस सन में लड़ी गई थी, इसका मुझे आप लोग है कमेंट करके इसका आंसर बताइए, ठीक। वर्ष के दौरान किस खेत में एक से अधिक फसल पैदा करने को कहा जाता है? जैसे एक, इसका कहने का मतलब ये है कि एक वर्ष के दौरान खेत में एक से अधिक फसल पैदा करने का जो है उसको क्या कहते हैं? देखिए जब एक से अधिक फसल, तो दो ही, एक से अधिक में तो ये भी हो सकता है, ठीक। लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि उसने एक से अधिक का, हो सकता है दो भी हो सकती हैं, हो सकता है त्रिशोत्पादन भी हो सकता है, ठीक। ये भी हो सकता है 1 2 3, यानी कि ये पहले तो ये तो हो ही नहीं सकता, एक तो ख़त्म ही कर दो क्योंकि उसने एक से अधिक कहा। तो 2 हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता ना, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं साल में फसलें। तो उसके लिए बहुशस्योत्पादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुशस्योत्पादन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्रिप्स के प्रस्ताव को किसी ध्वस्त बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं क्रिप्स के प्रस्तावों, जो क्रिप्स मिशन आया था उसके जो प्रस्ताव थे उसको ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक जो है किसने कहा था? ये कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने कहा था? BR अम्बेडकर जी ने कहा था ये बात। फिर क्वेश्चन नंबर 17, रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। देखो रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था, तो ये किस
मतलब ये हमसे नीति पूछ रहे हैं या संधि पूछ रहे हैं कि किस संधि के तहत ऐसा किया गया था। देखो, ये जो झांसी जो था ये हमारा राज्य हड़प नीति से बनाया गया था। तो ये जो है राज्य हड़प नीति, देखिए सहायक नीति बिल्कुल नहीं है, रानी झांसी के विरुद्ध युद्ध के माध्यम से नहीं, युद्ध के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं बना सकते थे। राज्य हड़प नीति के माध्यम, देखिए ये राज्य हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिश ने जो था झांसी को अपने अंगीकृत कर लिया था। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी के बीच प्रमुख अंतर क्या होता है? देखो, जब भी हमारा जीडीपी माइनस जीएनपी होता है तो इससे हमको जो होता है, जो हमारे पास फॉरेन करेंसी होती है, या ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फॉरेन जो विदेशी शुद्ध विदेशी आय होती है, जो उसको कहते हैं, जो इनका जो अंतर मिलता है, इन दोनों का अंतर करने पे तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध विदेशी आय ये हमको मिल जाती है। ठीक, तो देखिए ये किस ऑप्शन में, पूंजी उपयोग छूट बिल्कुल गलत, जो पूंजी लाभ बिल्कुल नहीं, अंतरण भुगतान बिल्कुल नहीं, विदेशों से शुद्ध विदेशी आय, देखिए ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? देखो, जो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा जो शुरू की थी तो वो हमारी पोरबंदर के एक आश्रम से शुरू की थी। ठीक, तो ये पोरबंदर से इन्होंने स्टार्टिंग की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप वर्गीकृत करने का आधार क्या है? सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप वर्गीकृत करने का आधार क्या है? देखो, इनके जो संघीय रूप को वर्गीकृत करने का जो आधार है, एकात्मक और संघीय, इनको जो वर्गीकृत करने का अधिकार है वो केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध के लिए किया जाता है। ये जो सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप का वर्गीकृत करने का जो आधार है वो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के लिए किया जाता है। इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 21, नाबार्ड क्या है? चलिए देखते हैं आगे नाबार्ड क्या है। ठीक, देखिए पहला ऑप्शन जो था वो तो नहीं था, केंद्रीय विभाग का एक विभाग ये भी नहीं है, एक बैंक ये भी नहीं है, एक वित्तीय संस्था, ये हमारी एक वित्तीय संस्था है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ज्वालामुखी गतिविधियों में किस प्रकार की झील बनती है? देखो, जब ज्वालामुखी की जो गतिविधियां होती हैं उनसे कैसी झील बनती है? उनसे देखो काल्डेरा झील बनती हैं। कैसी? काल्डेरा झील बन जाती है। सॉरी, ये कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 3 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय प्रायद्वीप ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी। देखिए ये कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी, वो किससे बनी थी? तो ये आग्नेय और कायांतरित शैलों से बनी थी। किससे? आग्नेय और कायांतरित शैलों से। फिर क्वेश्चन नंबर 24, जिस कुएं में से जल द्रव चालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं, चलिए द्रव चालित माध्यम से याद रखिएगा कि द्रव चालित माध्यम से निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक, देखिए उसे गहरा नलकूप कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। क्या उसे उत्सुत आर्टिसियन कूप कहते हैं? हाँ, ये कहते हैं। साधारण कूप भी नहीं होता, नलकूप नलकूप भी नहीं होता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 25, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? देखो, जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है ये हमारा शुरू किया गया था ज्ञानपीठ द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञानपीठ ट्रस्ट जो है उसके द्वारा ये मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया गया था। ये भी जो है साहित्य में दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भी हमारा साहित्य में ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तक 2011 की ही जनगणना लास्ट में हुई है, सबसे लास्ट में 2011 में ही हुई है, तो उसके हिसाब से जो सबसे कम लिंगानुपात है वो हमारा कहाँ पे है? ये हमारा है हरियाणा में। और इसमें समथिंग कुछ
900 कुछ 11 ही शायद लड़कियां हैं 1000 बच्चों पे, 1000 लड़कों पे 911 ही लड़कियां शायद हैं। फिर हमसे कह रहा है हास्य गैस। ठीक, देखिए हास्य गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो नाइट्रोजन तो नहीं होती है, नाइट्रोजन वैसे तो नाइट्रोजन तो नहीं होती है। चलिए, वैसे नाइट्रोजन शायद हमारे हिसाब से सबसे वो ठंडी गैस भी होती है। फिर ये नाइट्रोजन पेंटाक्साइड ये भी नहीं होती है। देखिए ऑक्साइड तो होता है लास्ट में, ठीक, वो नाइट्रोजन नहीं होता है, वो नाइट्रस होता है। क्या होता है? नाइट्रस। देखिए फिर इसमें नाइट्रिक है, ऑक्साइड तो है लेकिन नाइट्रिक है ये भी नहीं, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, देखिए ये सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि यह जलसह सामग्री है, वह ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल वाष्पित हो जाते हैं। पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। देखो पहली बात तो जो पॉलिएस्टर पता होना चाहिए क्या होता है। पॉलिएस्टर जो होता है ये एक तरीके का हमारा कृत्रिम रेशा होता है, ठीक है। कृत्रिम क्या चीज़ें होती हैं जिसको जिसको कह सकते हैं मैन मेड होती हैं, वो कृत्रिम होती हैं, ठीक। तो इसको इस जो जो ये रेशा जो होता है ये पानी का अवशोषण बहुत कम करता है, तो इससे बने हुए कपड़े जो होते हैं वो भी हमारे जल का अवशोषण बहुत कम करता है, तो इसके लिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। पुस्तक सैटनिक वर्सेज किसने लिखी? देखिए ये पुस्तक जो है ये हमारी है सलमान रश्दी की है, ठीक। तो ये पुस्तक सैटनिक वर्सेज जो है ये सलमान रश्दी की है। देखिए ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है, इस बुक के लिए इनका नाम बहुत बार आ चुका है, ये बुक बहुत पूछी जा चुकी है, तो इसलिए याद होनी चाहिए। फिर निम्न में से कौन युग्म का मिलान सही नहीं है? चलिए आगे देखते हैं मिलान कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे पहला है पायरोमीटर। तो वो पायरोमीटर दब की घनत्व का मापन करता है। फिर पायरिलियोमीटर ये उच्च ताप की मापन के लिए होता है, ये बिल्कुल सही बात है। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना, हाँ सही है। पिक्नोमीटर सौर विकिरण का माध्यम, ये भी सही है, तो इसमें गलत कौन सा है? सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता, नहीं ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ क्या करता है कि जो जो हमारी पृथ्वी पे जब भूकंप आता है तो ऐसे पेन साइड में एक कागज़ पे लगा होता है जो ऐसे ऐसे करके उसको बताता है कि ये इसकी तीव्रता कैसे, ऐसे ऐसे करके वो डिजाइन बनाता है। तो सिस्मोग्राफ का क्या काम होता है? देखो जो सिस्मोग्राफ का जो काम होता है वो हमारी पृथ्वी पर जो सतह पर जो भूकंप आते हैं उनकी झटकों की तीव्रता के लिए ग्राफ बनाता है। कैसे? ऐसे पेन लगा होता है, वो जैसे जैसे पृथ्वी ऐसे ऐसे हिलेगी तो पता चलेगा धीरे आया, तेज आया, जब ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो इसका मतलब बहुत तेज था, तो ये उसके लिए जो है चित्र बनाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। माप की मैट्रिक प्रणाली देश में शुरू हुई, जो अपने देश में शुरू हुई मतलब भारत में कब शुरू हुई? देखो भारत में ये शुरू हुई थी ये 1 अप्रैल 1956, ये भारत में शुरू हुई थी। तो पहला ऑप्शन। अगर पूछा जाए कि सिर्फ कि मौद्रिक प्रणाली जो है वो कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 1799, कहाँ? फ्रांस में। तो ये 1799 में फ्रांस में शुरू हुई थी। चलिए ये याद रखिएगा, भारत में 1 अप्रैल 1956 में शुरू हुई थी। किस गैस को दबाने या संपीड़ित करने पर क्या होता है? किसी गैस को जब दबाते हैं या संपीड़ित करते हैं, मतलब दबाने, संपीड़ित करना मतलब दबाने होता है, तो जब दबाते हैं तो क्या होता है? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो दबाने पे क्या होगा, दाब और ताप दोनों बढ़ते हैं, हाँ बढ़ते तो हैं। दाब बढ़ता है और तापमान घटता है, नहीं दोनों बढ़ेंगे, केवल दाब बढ़ता है केवल ताप नहीं, दोनों बढ़ते हैं वो। फिर इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है? देखो इडुक्की नदी तो केरल, इडुक्की जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे है हमारा? तो ये है हमारा केरल में, कहाँ? केरल में। तो ये जो है केरल में तो है, ये किस नदी पे है? ये है पेरियार नदी पे। हमसे पूछा गया इडुक्की जल संयंत्र किस नदी पे है, तो ये पेरियार नदी पे है, कहाँ है? केरल में। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं।
देखिए ये पेरियार दे रखा किस नदी पे है, तो ये पेरियार नदी पर है। और कहाँ है ये है केरल में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है? देखो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत जो है किसके प्रति सुरक्षा कवच। देखो जो ओजोन परत है वो हमारी क्या करती है, जो अवरक्त किरणें आ रही होती हैं, जो उससे सूरज से जो आने वाली जो अवरक्त किरणें हैं उससे हमको क्या करती है, बचाती है। तो अवरक्त किरणें, देखिए अवरक्त किरणें हानिकारक और अवरक्त किरणें नहीं, देखिए अवरक्त किरणें नहीं, जो हमारी अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, सॉरी वो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं। क्या होती हैं? अल्ट्रा वायलेट। जो सूरज से निकलने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें ऐसे पृथ्वी की तरफ आती हैं, इनसे क्या करता है, ओजोन परत हमको बचाता है। तो अब जो अल्ट्रा वायलेट होती हैं उनको क्या कहते हैं? परावैंगनी विकिरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? ठीक, देखिए ये जो जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं ये है परमवानन मंदिर। ये कौन है? ये है हमारा परमवानन मंदिर है। ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ठीक, और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, ये बुडूर मंदिर जो है ये बुद्ध के लिए फेमस है। ये बोरोबुडूर मंदिर जो है ये हमारा बौद्ध के लिए फेमस है। ठीक है, अच्छा ये है कहाँ? बोरोबुडूर मंदिर ये भी हमारा कहाँ है? इंडोनेशिया में। ये भी हमारा कहाँ है? ये इंडोनेशिया में ही है। और ये किसके लिए फेमस है? ये बौद्ध के लिए फेमस है। ठीक है, ये बौद्ध मंदिर है। उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन है? ठीक, देखिए उड़ सकने वाले की बात आएगी तो देखिए मुर्गी तो स्तनधारी नहीं है, छिपकली स्तनधारी नहीं है, इन दोनों को तो यहीं से बची। व्हेल स्तनधारी है और चमगादड़। व्हेल कहाँ रहती है? हमारी नदी में, यानी कि नदी में तो नहीं, उसमें व्हेल रहती है समुद्र में, तो ये उड़ नहीं सकती है, तो इसको भी ख़त्म कर दीजिए। अब कौन सा बचा? चमगादड़। तो चमगादड़ उड़ सकने वाला हमारा एकमात्र स्तनधारी है। ठीक, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? देखो ये जो गुरु शिखर है चोटी ये राजस्थान में है। राजस्थान में है। ठीक, अच्छा ये राजस्थान में है लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? देखो इसकी ऊंचाई 56-76 मीटर। 56 और 76, देखो गलत लिख गया, 56 और 76 मीटर इसकी ऊंचाई है, 56-76 मीटर। ठीक है, और ये याद रखिएगा ये राजस्थान में है, लेकिन ये किसकी श्रृंखला है? ये अरावली पर्वत की जो है श्रृंखला है, ये उसी के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का जो है इसके एग्जाम उदाहरण, इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो देखिए ये कहाँ है? अभी मैंने बताया कि राजस्थान में है। राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू में क्या? माउंट आबू से 15 किलोमीटर आगे जो है वहाँ ये पड़ेगा आपको। ठीक, वैसे अगर पूछा जाएगा तो बहुत ज़्यादा ये माउंट आबू पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे सामान्य स्तनधारी है। देखो अगर सबसे सामान्य की बात की जाएगी तो सबसे सामान्य जो है वो हमारा होमोसेपियंस यानी कि इंसान यानी कि मानव, ये सबसे सामान्य हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? देखो जो भारत में जो है नोट जारी करने की जो हमारी जो सबसे जो अपनाई जाती है प्रणाली वो है, देखो जो इसमें भारत में जो है नोटों को जारी करने के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है वो होती है न्यूनतम न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। कौन सी? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। चलिए आगे देखते हैं। वाहन गिर पड़ेगा यदि, वाहन मतलब कोई ना कोई, जो जैसे ट्रक है, अपनी कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ये सब जो है ये गिर पड़ेंगी। कब? जब क्या होगा? वह चौड़ा हो। चौड़े और पतले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइकिल बहुत पतली होती है। वह भारी ना हो। देखिए भारी ना हो का मतलब साइकिल बहुत हल्की होगी, मोटरसाइकिल से हल्की है, स्कूटी से हल्की है, तो वो तो क्या गिर पड़ेगी? ऐसे नहीं गिरती ना। उसका गुरुत्व केंद्र आधार के भीतर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? भीतर होना चाहिए। देखिए अगर वो भीतर होगा तो उसका गुरुत्व केंद्र बैलेंस ही नहीं बना पाएगा, वो ऐसे ही गिर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यानी कि
वहाँ से तो वो बिल्कुल ही बेकार हो गया। उसका गुरुत्व केंद्र बाहर हो, हाँ उसका गुरुत्व केंद्र बाहर होना चाहिए, तब जो है वो अपना बैलेंस बना पाएगी और गिरेगी नहीं। तब क्या होगा, इसका आंसर सही चौथा हो जाएगा। फिर 41 नंबर देखते हैं। पेड़ों के बलियों पर बढ़ते हुए हिमनद का क्या प्रभाव है? जो पेड़ों के बलियों पर बढ़ते हुए हिमनद होते हैं उसका क्या प्रभाव होता है? चलिए देखते हैं। देखो, जब पेड़ों के बढ़ते हुए जो पेड़ों के बलय होते हैं उन पे अगर बढ़ते हुए हिमनद पड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी आकृति बिगड़ जाएगी। फिर पेड़ की आकृति बिगड़ जाएगी तो फिर बाद में जब मतलब उनकी आयु पूरी हो जाती है, अगर उनको काटा जाएगा तो जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, जैसे मान लिया ये शाखाएं उसकी निकली हुई हैं, ठीक। लेकिन क्या हुआ, इसमें हिमनद ऐसे करके यहाँ से पड़ गया या ऐसे करके अंदर, आपने देखा होगा ना पोंगल सा, किसी किसी में गड्ढा सा पड़ जाता है, किसी किसी में ऐसे करके गांठ बाहर निकल आती है। तो ये जो चीज़ें आ जाती हैं उसको हिमनद कहते हैं। और जब ये क्या होता है, जब ये इनमें आ जाता है तो जैसे कोई गड्ढा पड़ गया। अब पेड़ तो अपने कोई दिक्कत नहीं, पेड़ तो चल रहा है, उसमें पत्ते भी आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, उसमें जैसे गड्ढा पड़ गया, अब जब ये अपनी उम्र पूरी कर लेगा, अगर इसको काट के इसके जो है हम लोग कुछ दरवाजे या कुछ भी बनाना चाहें तो ये इसमें छेद होने की वजह से ये दिक्कत दे जाएगा। या इसमें ऐसे करके गांठ है तो भी वो वहाँ पे जब काटते हैं तो गांठ की वजह से जब वो उसको निकाला जाएगा, पटला बनाया जाएगा, तो क्या होगा, गांठ की वजह से वो पूरी गांठ अलग हो जाती है, वो पटला खराब हो जाएगा, तो इसलिए उसकी आकृति बिगड़ जाती है, ये कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न एक प्रवर्धक उपकरण है। चलिए देखिए कौन सा प्रवर्धक उपकरण है। देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रवर्धक क्या होता है। प्रवर्धक होता है एम्पलीफायर। क्या होता है? एम्पलीफायर, ठीक। प्रवर्धक होता है हमारा एम्पलीफायर। तो अब हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि नीचे जो दिए हैं इनमें से एम्पलीफायर कौन सा है। देखो, जो इनमें से एम्पलीफायर की बात करेंगे तो सीधे साफ पहुँच जाइए ये ट्रांजिस्टर पे। ट्रांजिस्टर ही हमारा एक एम्पलीफायर होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? भारत में निम्न में से किस शहर को सबसे अधिक हरा माना जाता है? ठीक, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कौन सा सबसे अधिक हरा माना जाता है। देखिए अगर ये करंट की बात करेंगे तो करंट में तो ये बदल जाएगा, लेकिन ये करंट में नहीं है यहाँ पे। तो देखिए इसको जिस हिसाब से देखा जाएगा तो अगर 2000 जो वनों को, जो हमारी जो जनगणना हुई थी वनों के हिसाब से, तो उसको हिसाब से देखते हैं, अभी लेटेस्ट वाला छोड़ देते हैं, तो उसके हिसाब से ये हमारा चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। अगर इसमें देखा जाए तो जो चंडीगढ़ का जो टोटल एरिया है उसमें से 36% एरिया में वन लगे हुए हैं, इसलिए इसमें सबसे हरा माना जाता है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, वायु गर्म होती है। वायु कब गर्म होती है? चलिए ये भी देखते हैं। देखिए वायु कब गर्म हो जाएगी? वायु हमारी गर्म होती है कब? संवाहन द्वारा। किसके द्वारा? संवाहन द्वारा गर्म हो जाती है। देखिए 45 नंबर, हरी खाद प्राप्त की जाती है। हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है? ठीक, चलिए ठीक। देखिए जो हरी खाद है ये हमारे प्राप्त की जाती है जो हरित श्रृंग पादपों के अपघटन से। देखिए इसमें वैसे बहुत से लोग जाएंगे पशुओं के ताज़ा मलमूत्र से। देखिए मलमूत्र से खाद वो हरी खाद नहीं होती है, वो हमारी सूखी खाद में काउंट होती है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं प्राकृतिक, वो जो खाद बोली जाती है क्या बोलते हैं उसको, वही ये वो होती है, ठीक है। घरेलू वनस्पति अपशिष्ट से, देखिए इससे भी खाद बनेगी लेकिन वो हरी खाद नहीं होगी। ये किससे बनती है? ये हरित श्रृंग पादपों के अपघटन से बनती है। चलिए जल का घनत्व पूछा जा रहा है हमसे कि जल का घनत्व उसके बारे में क्या सही होगा। देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, -4 पर अधिक होता है, प्रत्येक तापमान पर एक समान होता है, 100 पर अधिकतम होता है। देखो प्रत्येक पर एक जैसा तो नहीं होता, ठीक। फिर अब आते हैं बाकी चीज़ों पे, ठीक। -4 पर अधिक, देखो -4 पे भी अधिक नहीं होता है। फिर 100 डिग्री पर अधिकतम, देखिए 100 डिग्री पर अधिकतम नहीं होता है, वहाँ पे पानी उबलने लगता है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक। 4 डिग्री पर जो उसका घनत्व सबसे अधिक होता है, कितने पे? 4 डिग्री पे सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है, वृक्ष के
शामिल देशों की सही अनुक्रम बताना है हमको। देखिए देखिए इससे बी से जो है ये हमारा बनता है, बी से बन जाता है ब्राज़ील, ठीक, क्या, ब्राज़ील। फिर ये आर से बनता है हमारा रूस, ठीक है। फिर ये आई जो आता है, आई से बनता है हमारा इंडिया। फिर देखो सी से हमारा बनता है चाइना, चीन। पहले ये क्या था, पहले ये ब्रिक था, लेकिन ये एस बाद में जोड़ा गया। एस से हमारा क्या बन जाता है, साउथ अफ्रीका, यानी कि क्या, साउथ अफ्रीका। तो क्या मिलेगा, ब्राज़ील, रूस, इंडिया। तो देखिए ब्राज़ील रोमानिया काटो, ब्राज़ील रूस इंडोनेशिया काट दो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिर तीसरे ऑप्शन में भी इन्होंने ब्राज़ील रूस इंडिया है, इंडिया नहीं है, इंडोनेशिया, सिंपल सी बात, इंडिया था वहाँ पे, इसको भी काट दो। फिर ब्राज़ील रूस भारत, देखो भारत आ गया। तो भारत के साथ में जैसे ही चले जाएंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन तो कट ही चुके हैं, 14 बच्चा, चौथमा हो जाएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता हैं, तो आप लोग क्या कीजिए कि उसमें से जो आपको बिल्कुल क्लियर पता हो कि ये तो इसका नहीं है, आप उसको हटा लीजिए। फिर बचे या तो वो 2 बचेंगे, या हो सकता है लास्ट में 1 बचे। हम कहते हैं अगर आपको एक ऑप्शन भी अगर ऐसा पता है कि ये तो नहीं ही है, तो आप पहले उसको ख़त्म कीजिए। अब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने की जो है प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, बढ़ गई। अब पहले आप 4 पे ले रहे थे, अब उसको 3 पे, अब आपके जो हैं कह सकते हैं कि 3 में से 1 होगा। पहले 4 में से 1 था, अब हो सकता है कि 3 में भी आप अगर उसको क्या कर दें कि जैसे पहले आपके पास 50% थी, ठीक, फिर वो ये कह सकते हैं कि अब क्वेश्चन आपके पास उसमें 50% वाला 1 निकल गया, अब 75% बचा। 100% था, अब 100 में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो बचा था 1 निकल गया। बचे अब हमारे पास 3। अब इन 3 में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 में से 1 सही होगा, 2 गलत होंगे। क्या पता आपको एक ऐसा लगे कि नहीं ये तो नहीं, ये इसका होता है, तो 2 निकल गए। अब बचा 50-50 का खेल। तो अगर अब आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा, फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना है, तो फिर आपको अगर जिस पे सबसे ज़्यादा लगे कि नहीं यही वाला होना चाहिए, तो उन दोनों में से फिर आप एक लीजिए। वैसे मेरा तो मानना ये है कि आप जो है अगर आपको नहीं आता है तो आप मत अटेम्प्ट करिए, तुक्का बिल्कुल भी मत लगाइए। तुक्का सिर्फ वहाँ लगाइए जहाँ पे निगेटिव मार्किंग ना हो। यहाँ पे आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो उसमें बिल्कुल भी मत कीजिए। आप जो पता हो वही अटेम्प्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किसी प्रोग्राम में बग होता है, देखिए ये तो आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। बग होती है हमारी किसी भी तरीके की त्रुटि को कहते हैं। चलिए मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। चलिए देखिए मुद्रास्फीति की जब बात चलेगी तो देखिए मुद्रास्फीति बहुत अच्छी चीज़ मतलब बहुत अच्छे टॉपिक के लिए है। ये अच्छी चीज़ का यहाँ पे ये मतलब है कि जब हम लोग यहाँ पे जब इसके ऊपर मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति ये 2 चीज़ें होती हैं, दोनों पे हमको एक ना एक क्वेश्चन मिलता ही है। तो आप लोग इन दोनों चीज़ों को याद कीजिए, पढ़िए और समझिए। जब इनसे एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है तो हमें एक क्वेश्चन एक नंबर ज़रूर मिलना चाहिए वो। देखो तो अब यहाँ पे मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, तो मुद्रास्फीति होती है जो मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इसके लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। फिर क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है। देखिए अब जब आपको ये तो पता ही चल गया होगा, ठीक है, कि इतने दिन से हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, उसमें इतने क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। आपको ये बिल्कुल बच्चों वाला है। आपको ये तो बिल्कुल ही अच्छे से पता भी होना चाहिए कि जब हम लोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देते हैं तो उसको कहते हैं मॉडेम, ठीक है। और देखिए मॉडेम की एक फुल फॉर्म होती है, क्या होती है, मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर। क्या होती है, मॉडुलेटर, मॉडेम होता है ना, MOD करके होता है, तो मॉडेम से हो जाता है मॉडुलेटर, और डी से उधर जब डी से स्टार्ट होता था डीमॉडुलेटर, ठीक है। तो याद रखिएगा मॉडेम की फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है, तो आपसे अगर मॉडेम की फुल फॉर्म पूछी है तो मॉडुलेटर और फिर डीमॉडुलेटर। चलिए
आज हमारे जो है जीएस के हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए। वैसे तो आने तो हम लोगों में 25 हैं, लेकिन हम लोग 50 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर जब 50 करते रहेंगे तो क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे तो हमारे आंखों के सामने ज़्यादा जाएंगे, और जब ज़्यादा जाएंगे तो क्वेश्चन फिर रिपीट होंगे तो वो हमें याद हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जब पेपर के नज़दीक पहुँचेंगे तो मैं आपको एक जो है करंट का एक मास्टर वीडियो दे दूँगा, आप वहाँ से करंट भी देख लीजिएगा। तो उसमें से जो आपको क्वेश्चंस फंसने वाले होंगे बहुत अच्छे से फंस जाएंगे। चलिए अब क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।